गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और मैं आपका स्वागत करता हूं 10 जनवरी के इस द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस में। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। वैसे आज नंबर ऑफ टॉपिक्स काफ़ी कम है, मंडे का दिन है तो शायद द हिंदू वालों ने सोचा होगा बच्चों को ज़्यादा परेशान नहीं करते, इसलिए थोड़े टॉपिक डाले हैं। खैर, जो भी टॉपिक आज हम लोग करने वाले हैं एक बार उसको देख लेते हैं। तो पहला जो टॉपिक हमारा रहेगा, ये आज का एक्चुअली एडिटोरियल सेक्शन है जिसमें हम लोग मास्क वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वैसे तो मुझे नहीं लगता यूपीएससी के हिसाब से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन हमारी नॉर्मल लाइफ के लिए, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, सभी लोग अलग अलग तरह का मास्क पहनते हैं। कोई डिजाइनर मास्क पहनता है, कोई कपड़े वाला मास्क पहनता है, कोई N95 पहनता है ना। कुछ लोग तो मास्क पहनते ही नहीं है, तो खैर उनके बारे में तो आर्टिकल है ही नहीं। जो लोग मास्क पहनते हैं उनके बारे में आर्टिकल है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, प्रैक्टिकल लगा, मुझे भी कई चीज़ें नई यहाँ पे जानने को मिली, तो उसके बारे में हम लोग इसके बारे में यहाँ से आज बात करेंगे। क्योंकि एक्सपर्ट्स लोगों का एडिटोरियल लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली जब एक्सपर्ट लोग लिखते हैं तो हमारे लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ और कुछ ना कुछ हमें मटीरियल दे के ही जाते हैं। अगला जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, दैट इज गोइंग टू बी अबाउट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो जीएस पेपर 2 से इसको हम लोग कवर करेंगे। हालांकि आपको सबको पहले से ही इसके बारे में पता है ना, तो इसीलिए मैं आपको ज़्यादा बॉदरेशन नहीं दूंगा, रिपीटेड टॉपिक नहीं करवाऊंगा। इसके बहाने मैं आपको आज को एक नया चीज़ कराऊंगा जिसे कहा जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इसे कई लोग सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन भी कहते हैं। आई होप, मुझे लगता है आपके लिए शायद नया टर्म होगा, लेकिन अगर आपने लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ा है तो इसके बारे में आपको पहले से वैसे पता ही होगा। लेकिन अगर नहीं पता है तो आज आपको मैं बताऊंगा कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है थ्रू दिस आर्टिकल ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इज उर्जित पटेल एंड AIIB। AIIB ये हमारा बैंक होता है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसको बोला जाता है। उर्जित पटेल जी इसके नए वाइस प्रेसिडेंट इनको चुना गया है, तो थोड़ा सा हम लोग AIIB के बारे में भी बात करने वाले हैं। उर्जित पटेल कमेटी के बारे में आपको पहले से अच्छे खासा पता होगा, बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है, उसकी रिकमेंडेशन भी आपको पता होनी चाहिए। अगला जो टॉपिक करेंगे वो हम लोग जो है आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन से भी कर सकते हैं, जीएस पेपर 2 से भी कर सकते हैं। क्योंकि जल्लीकट्टू जो है, यू नो वेरी वेल, के तमिलनाडु में बहुत ही एक फेमस फेस्टिवल मनाया जाता है। एक स्पोर्ट्स एक्चुअली है ना, बुल फाइटिंग वाला, बुल रेसिंग वाला स्पोर्ट्स होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे क्योंकि इसको बैन कर दिया गया है। क्यों इसको बैन किया गया है उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा दैट इज गोइंग टू बी अबाउट एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत। तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया न्यूज़ है क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ना, वो पूरी तरह से इंडिजेनस है। इंडिजेनस का मतलब ये है कि इसको इंडिया ने अपनी ही लैंड के ऊपर अपने इंस्ट्रूमेंट से बनाया हुआ है। तो जब ये तैयार हो जाएगा, हमारी नेवी का पार्ट बन जाएगा, तो इंडिया इज गोइंग टू बी फ्यू कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने खुद अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज टॉपिक्स वी हैव सम एडिशनल टॉपिक्स एज वेल, तो थोड़ा सा हम लोग वो भी रोज की तरह देख लेंगे। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं आज के हिंदू न्यूज़पेपर की। खैर, ये तो आपको रोज बताने की जरूरत नहीं है कि हम लोगों ने मेंटरशिप प्रोग्राम और एक हम लोगों ने टेस्ट सीरीज चलाया है 2022 के लिए। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, अगर आप 2022 के लिए सीरियस हो, देखिए सीरियस कैंडिडेट्स के लिए होता है ना, अदरवाइज तो आपको पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो 2020 के लिए डेफिनेटली आप इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हो। इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपका पूरा सिलेबस 3-4 बार कम से कम रिवाइज हो जाएगा। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए आप मेंटरशिप प्रोग्राम भी ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस पर जाके क्लिक कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो। अगर आपको लेना है, ज्वाइन करना है तो वो भी कर सकते हो, वहां पे भी हम लोग मुलाकात करेंगे। चलिए जी, तो पहला टॉपिक है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। देखिए, मैंने वहां पे इंक्लूड नहीं किया था, यहाँ पे आपको मैंने सरप्राइजिंगली ये टॉपिक दे दिया है क्योंकि इसके बारे में कुछ करवाऊंगा नहीं। 4-5 दिन पहले भी मैंने आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस करवाया था। अगर हम लोग कल की बात करें ना, जनवरी 9 की अगर हम लोग बात करें, 22 सालों में कल सबसे, कल नहीं शायद परसों, 22 सालों में सबसे ज्यादा रेनफॉल हुआ है बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और कल मेरे पिताजी भी परेशान थे, उन्होंने कहा था कि भैया जो अभी फसल हम लोगों ने लगा रखी है गेहूं वाली, उसमें नुकसान हो गया। तो मैंने उनको पूछा कि नुकसान क्यों हो गया। उन्होंने कहा कि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है और उन्होंने पहले से ही फसल में पानी दिया हुआ था। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के थ्रू जो बारिश होती है ना, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, यूपी बिहार में, आसाम तक चली जाती है, और उसी समय आपका जो हिमालय उत्तराखंड में बर्फबारी भी होती है। तो इस समय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आपका हरियाणा, पंजाब हो ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, हिमाचल में, उत्तराखंड में, और भैया आपका ये पूरे JNK के अंदर भी खूब सारी स्नोफॉल भी हो रही है जहाँ पे हायर पीक्स होते हैं, राइट। तो इसे कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। पहले हम इसके बारे में अच्छी खासी चर्चाएं कर चुके हैं। देखिए, इसका एक असर आपने, अगर आप न्यूज़ देखते हो, पाकिस्तान के अंदर
जो है इस्लामाबाद से थोड़ा ऊपर जब आप जाओगे तो वहाँ पे एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है जिसे शिमला व पाकिस्तान में कहा जाता है, मरी शायद उसका नाम है, MURIE कुछ करके ऐसा है। वहाँ पे एक्चुअली 22 लोगों की डेथ हो गई। वो लोग अपनी गाड़ियों से जा रहे थे और रास्ते में ही इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हुआ कि उनकी गाड़ियाँ फंस गई और रात भर बेचारे वो गाड़ियों में ही फंसे रहे। इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हुआ, 5-5 फीट स्नोफॉल हो गया और ठंडी लगने से, हाइपोथर्मिया से 22 लोगों की जान चली गई, जिसमें कई सारे बच्चे भी थे। बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। तो इस समय हिमाचल में भी अगर आप देखो, उत्तराखंड में देखो, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है। वो स्नोफॉल इसी वजह से होता है, जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इधर से आती है ना, एक्सट्रीम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती है, तो जो भी इसके अंदर मॉइस्चर होता है वो यहाँ पे रिलीज करता है ना, जिसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो प्रेसिपिटेशन कई तरह की हो सकती है दोस्तों। प्रेसिपिटेशन रेनफॉल के फॉर्म में भी हो सकती है, जैसे इस समय दिल्ली में हो रही है, पंजाब में हो रही है, हरियाणा में हो रही है। और प्रेसिपिटेशन स्नोफॉल की फॉर्म में भी हो सकती है, जैसे इस समय हिमाचल में हो रही है, शिमला में हो रही है। शिमला में भी कल स्नोफॉल हुआ, मेरे 2-3 दोस्त गए हुए थे, उन्होंने बताया कि बड़ा मजा आया उनको, वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। खैर, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मेडिटेरेनियन ओशियन से साइक्लोन जनरेट होते हैं जो कि अपर और मिडल हमारे ट्रोपोस्फेयर के अंदर जाते हैं। उसके बाद जो वेस्टर्ली जो विंड्स होती हैं उनके थ्रू ये इंडिया के अंदर एंट्री करते हैं। अच्छी खासी चर्चाएं हम लोग कर चुके हैं। थोड़ा अगर आपको जानना है तो मॉनसून वाले चैप्टर आज जाके कर सकते हो, लेकिन आपके लिए मैंने यहाँ पे एक सरप्राइज टेस्ट लेके आया हूँ। 3 MCQs हैं। पहला MCQ जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेके है, दूसरा जो MCQ है वो ITCZ को लेके है और तीसरा जो है वो भी ITCZ को लेके है। लेकिन मॉनसून की थ्योरी से मैंने यहाँ पे लिंक करके 3 MCQ आपके लिए दिए हैं। ध्यान से पढ़ें, वीडियो को पॉज करें, एक एक का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए और मैं सबके आंसर भी पढ़ता हूँ, ठीक है। अगर वहाँ पे किसी ने गलत आंसर दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ हम लोग पहले अच्छे खासे कर चुके हैं। खैर, मजाक की बात है, इतना स्ट्रिक्ट टीचर नहीं हूँ मैं। आगे बात करते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में, जो आज का मेन टॉपिक है वो है RBI गवर्नर उर्जित पटेल के बारे में। इन्होंने बीजिंग बेस्ड AIIB, जिसका मतलब है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, देखिए इसके नाम में ही एशियन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ एशिया के इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट में ही इन्वेस्ट करता है। वैसे ये पूरी दुनिया में ही इन्वेस्ट करता है। आपको एक चीज़ मैं बताता चलूँ, ठीक है। कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि सिर्फ एशिया के लिए ही बना है। हालांकि इसकी जो मेजर इन्वेस्टमेंट होती है वो एशिया के अंदर ही होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो AIB के बारे में आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। और उर्जित पटेल हमारे RBI के गवर्नर भी रहे हैं। अचानक से इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था अनफॉर्चुनेट तरीके से। सरकार इनके ऊपर कुछ प्रेशर बना रही थी। खैर, इन्होंने जब रिज़ाइन दिया तो इन्होंने कहा कि मैं तो पर्सनल रीज़न से दे रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन ये सबको पता है कि इन्होंने रिज़ाइन क्यों दिया था, क्योंकि सरकार इनके ऊपर लगातार इंटरेस्ट रेट को कम करने के लिए प्रेशर बना रही थी। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं इंटरेस्ट रेट कम नहीं करूँगा। फाइनली इन्होंने यहाँ से रिज़ाइन दे दिया। खैर, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, दुनिया इनको जानती है, बड़ा नाम है भैया। RBI के गवर्नर अपने में बहुत बड़ी बात होती है। तो इन्होंने 3 साल के लिए AIIB को एज अ वाइस प्रेसिडेंट जो है ज्वाइन किया है, ठीक है। 3 साल की टर्म है। यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि इसमें जो है 5 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं AIIB के अंदर में। AIIB ने बहुत सारे प्रोजेक्ट लिए हैं। हालांकि AIIB के में ने सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट की है ना, वो इंडिया में ही की है, इंडिया में ही किया। तो थोड़ा सा आपको उर्जित पटेल के बारे में और AIIB के बारे में पता होना चाहिए। उर्जित पटेल कमेटी बनाई गई थी। बहुत एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। उर्जित पटेल कमेटी की कुछ रिकमेंडेशन है खास खास, देखिए ये पता नहीं कौन सी वेबसाइट है, panesia-concept.in करके। खैर, आप जब भी गूगल करोगे ना आपको मिल जाएगा उर्जित पटेल कमेटी रिकमेंडेशंस। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस हैं, जैसे हमारा जो इन्फ्लेशन टारगेट होता है ना 4+-2, तो वो भी इसने ही रिकमेंड किया था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को सेटअप करने का रिकमेंडेशन भी इन्होंने ही दिया था। बहुत सारे रिकमेंडेशन इन्होंने दिए हैं, 8-10 रिकमेंडेशंस हैं। ये सभी आपको पता होने चाहिए, कम से कम जो खास खास हैं वो तो आपको पता होने ही चाहिए। तो आपके जो नोट्स वगैरह हैं, जो आपकी जो बैंकिंग, जैसे नरसिम्हन कमेटी हमारे पास थी, उर्जित पटेल कमेटी हमारे पास थी, सुब्रमण्यम कमेटी हमारे पास थी, इन कमेटीज की कुछ कुछ खास खास रिकमेंडेशन कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लेता है। और एग्जाम में नहीं भी पूछते ना, कई बार एग्जाम्पल देने के काम आ जाती हैं। तो आप वो देख सकते हो, गवर्नमेंट ने इनकी कई सारी रिकमेंडेशन को माना भी है। भैया बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है तो बात तो माननी ही पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें हैं उर्जित पटेल कमेटी के बारे में। और AIB के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो AIB ने 2016 में अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है, देखिए यहाँ पे लिखा ही हुआ है बीजिंग बेस्ड, मतलब इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग के अंदर, ठीक है जी। देखिए, ये जब शुरू में AIB जब स्टार्ट हुआ था ना 2016 में, इसके अंदर सिर्फ 57 मेंबर्स हुआ करते थे, लेकिन आज के समय इसके अंदर जो है 104 मेंबर हैं। लेकिन एक चीज आपको और बता दूं कि USA और जापान ये AIIB के मेंबर्स नहीं हैं। और AIB के अंदर जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर है वो कौन है? चाइना। दूसरे नंबर पे जो यहाँ पे शेयर होल्डर है वो है इंडिया।
उसके बाद आता है रशिया और उसके बाद आता है जर्मनी। ठीक है, तो अगर आपको याद करनी है तो इस तरह की कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आप याद कर सकते हो। कौन कौन एआईबी के मेंबर बन सकते हैं भैया? सभी एआईबी के मेंबर बन सकते हैं। जो मेंबर एशियन डेवलपमेंट बैंक के हैं एडीबी, और जो मेंबर वर्ल्ड बैंक के हैं वो सभी इसके मेंबर बन सकते हैं। हालांकि मेंबर बनने की यहाँ पे दो कैटेगरी होती हैं, एक होती है रीजनल कैटेगरी, एक होती है नॉन रीजनल। रीजनल का मतलब होता है जो एशिया वाले मेंबर होते हैं ना, एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, उनको रीजनल मेंबर्स बोलते हैं। और बाकी वाले जो बचे होते हैं यूरोपियन कंट्रीज वगैरह, वो सब आपके नॉन रीजनल मेंबर्स यहाँ पे होते हैं। ठीक है, इसकी हर साल मीटिंग होती है और ज़्यादातर जो इसकी मीटिंग होती है वो एशियन कंट्रीज में ही होती है, कभी इंडिया में, कभी चाइना, रशिया, यहीं पे होती है ज़्यादातर मीटिंग्स। ठीक है, लेकिन एक बार मीटिंग जो है इसकी 2019 में पहली बार ऐसा हुआ कि नॉन रीजनल कंट्री में इसकी मीटिंग हुआ था, लग्जमबर्ग के अंदर। ठीक है, इतनी ज़्यादा डिटेलिंग वैसे आपको जानने की जरूरत नहीं, मैं कई भी आ रहा आपको थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेलिंग बता देता हूँ, वो अलग बात है। तो एआईबी का जो मेन मोटिव है वो होता है कि जो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं ना, वहां पे इन्वेस्टमेंट करना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि जैसे चेन्नई मेट्रो है, चेन्नई मेट्रो के लिए जो इन्वेस्टमेंट आया है वो कहाँ से आया? एआईआईबी से ही आया है। इवन इंडिया सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट पाने वाला कंट्री है फ्रॉम एआईआईबी। ठीक है, तो इस तरह की हल्की फुल्की न्यूज आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काम आ सकती है। मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको वो क्या पूछेगा? वो मेजर चीजें पूछता है ना, बड़ी बड़ी चीजें पूछता है। जैसे वो पूछेगा आपको कि इस तरह का क्वेश्चन आपसे वो बना सकता है, जैसा मेरे दिमाग में अभी आया है। जैसे अभी तक जो है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, ठीक है, ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन्हीं का डोमिनेशन रहा है वर्ल्ड ओवर, है ना। जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है, या कभी किसी कंट्री का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है, तो इस तरह की आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का ही नाम आता है। और ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन है वो वेस्टर्न कंट्री के द्वारा डोमिनेट की जाती हैं। तो जब भी वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ किसी कंट्री की हेल्प करता है तो अपने टर्म्स एंड कंडीशन उनके ऊपर थोपता है बेसिकली। तो अभी वो तो वेस्टर्न कंट्री हो गए ना, तो चाइना और मतलब इंडिया, रशिया, ये सभी लोग इसका अल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे इसका। तो फाइनली हम लोगों ने एआईआईबी बनाया, हम लोगों ने ब्रिक्स बैंक भी बनाया। इन बैंक्स के थ्रू, इन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम लोग कहीं ना कहीं वेस्टर्न डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशंस को चैलेंज कर रहे हैं, जिसका इंडिया भी एक पार्ट है। तो ब्रिक्स का इंडिया पार्ट है, एआईबी का इंडिया पार्ट है ना, वो सारी चीजें हैं। तो यहां से कुछ ना कुछ आपसे वो एग्जाम में, मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है दैट एशियन कंट्रीज like AI, like organizations like AIB and the BRICS, they have challenged the Western dominated organizations like World Bank and IMF. What do you think about this and how the future looks like this? तो थोड़ा बहुत आपको इस तरह के क्वेश्चंस वो पूछ सकता है, थोड़ी सी डीप अंडरस्टैंडिंग वाले पर्सपेक्टिव से। जियो पॉलिटिक्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगी, इकोनॉमी इन्वॉल्व हो जाएगी ना, उस तरह का कुछ कुछ मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है। खैर बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा वो, लेकिन अगर पूछ ले तो आप हैंडल उसको कर सकते हो मेरे ख्याल से। अगले जो टॉपिक है दोस्तों, दैट इज विक्रांत हेड्स आउट फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ द सी ट्रायल्स। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सी ट्रायल, है ना। तो अभी तो ट्रायल चल रहा है, फाइनल जो है इसको हम लोगों ने अभी इंडक्ट नहीं किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह है हमारा इंडिजेनस एयरक्राफ्ट कैरियर। देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है? साइकिल तो आपने देखा होगा ना, साइकिल के पीछे कैरियर लगा होता है जिसपे आप सामान रखते हो। तो ये वो कैरियर होता है जो एयरक्राफ्ट को रखता है। ये देखिए पिक्चर आप ले रही देख सकते हो, इतना बड़ा जहाज होता है भैया ये। इस जहाज के ऊपर देखिए कितने सारे शिप्स होते हैं, है ना। मतलब ये प्लेन्स होते हैं, जेट प्लेन्स होते हैं हमारे। तो ये चलता फिरता ना अपने आप में एक एयरपोर्ट टाइप का होता है, चलता फिरता। ठीक है, समंदर के अंदर चलता है अपनी लैंड से बहुत दूर, और इसको अपनी लैंड के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है ना, महीनों महीनों तक, क्योंकि ये खुद ही एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर छोटे छोटे न्यूक्लियर प्लांट्स लगे होते हैं जो इसको पूरी एनर्जी देते हैं। इसके ऊपर इतने सारे एयरप्लेन्स होते हैं कि इसको कहीं पे रिफ्यूलिंग वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ यहीं से होता है। तो ये चलता फिरता अपने आप में जो है एक वॉरशिप होता है। और ये सिर्फ अकेला नहीं होता है, इसके को प्रोटेक्ट करने के लिए दुनिया भर की सबमरीन, 4-5 सबमरीन इसके आसपास चलती हैं, दूसरे छोटे छोटे शिप्स इसके पास चलते हैं, है ना, रडार वगैरह, फुल सिस्टम होता है ये। इसे कहते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर। तो एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब यह है कि कोई भी कंट्री, जैसे मान लो कल को अगर इंडिया चाइना का अगर झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, वॉर हो जाता है, तो अगर चाइना ने सपोज करो हमारे एयरक्राफ्ट जो हमारे एयरपोर्ट्स वगैरह हैं, और अगर उनको हमारे जो बेस हैं, एयर बेसिस हैं, अगर उनके ऊपर अटैक कर दिया, तो क्या हम कैपेबल हैं? उस समय भी हम लोग कैपेबल रहेंगे अगर हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है, क्योंकि लैंड को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, इसको डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी कंट्री की जो नेवी जो स्ट्रेंथ होती है ना, उसको इंडिकेट करता है। तो इंडिया का जो है ये है विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर। इससे पहले जो सबसे पहला एयरक्राफ्ट इंडिया के पास था ना, उसका नाम भी विक्रांत हुआ करता था। तो उसकी याद में उसको
ट्रिब्यूट देने के लिए इसका नाम भी हम लोगों ने एयरक्राफ्ट कैरियर ही रखा है। एक्चुअली इंडिया में जो सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था ना, उसका नाम था R11, और जो कि ब्रिटिश नेवी के अंदर में हुआ करता था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिशर्स ने उसको डेवलप किया था। हालांकि वो वर्ल्ड वॉर के दौरान भी नहीं हो पाया, मेरे ख्याल से वो 1957 में जो है वो इंडिया को बेच दिया गया उन्होंने, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हुआ था। बेसिकली उसको बहुत समय लग गया था, पैसा ब्रिटेन का बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया था। और यू वेरी वेल नो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन की हालत तो वैसे ही इकोनॉमिकली बहुत ख़राब थी, तो उन्होंने कहा इंडिया को चलिए हम आपको बेच देते हैं। तो 1957 में उन्होंने इंडिया को बेचा, INS उसको। एक्चुअली उस समय उसका नाम INS नहीं, विक्रांत नहीं हुआ करता था, उसका नाम था HMS हरक्यूलिस। ठीक है, देखिए ब्रिटिशर्स हैं तो अपने जैसा ही नाम रखेंगे। लेकिन जब इंडिया ने इसको खरीदा तो हम लोगों ने इसका नामकरण कर दिया। तो नामकरण करने में तो हम लोग आजकल वैसे ही तेज हैं, है ना। आजकल की सरकार तो कुछ ज़्यादा ही नामकरण करती है। खैर, तो इसका नाम हम लोगों ने रखा INS विक्रांत, और फाइनली 1961 में इंडियन नेवी का पार्ट ये बन गया। बहुत सालों तक इसने इंडिया की सर्विस की, और फिर बाद में हम लोगों ने इसको डीकमीशन कर दिया, तो विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर को। उसके बाद हमारे पास आया एयरक्राफ्ट कैरियर विराट, और उसको भी हम लोगों ने फिर डिसमेंटल कर दिया। और अभी हमारे पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो सर्विस में है, ठीक है, जो रशिया से हम लोगों ने खरीदा था। अगर उसका नाम बता दोगे तो मजा ही आ जाएगा। देखिए, नाम बताना है बस आपने मुझे, उसका इंडियन नाम बताना है, ठीक है, रशियन नेम नहीं बताना है, इंडियन नाम बताओगे तो वो सर्विस में है। तो इंडिया को जरूरत थी। देखिए, इंडिया के एक तरफ पाकिस्तान है भैया, दूसरी तरफ चाइना है, साउथ चाइना सी तो अलग बात हो गई, लेकिन इंडियन सी की अगर हम लोग बात करें, अरेबियन सी की, बे ऑफ बंगाल की, इंडिया को यहाँ पे हाईली प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। क्योंकि आजकल पता क्या है ना, इंडो पैसिफिक सेंटर बन गया पूरी दुनिया का। पहले इंडो पैसिफिक सेंटर नहीं हुआ करता था। तो इंडिया को यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की जरूरत है, इसलिए इंडिया ने जरूरत को महसूस किया कि हम लोग को खुद अपना एक एयरक्राफ्ट बनाने की जरूरत है। और इसीलिए इंडिया ने फाइनली 2013 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की। 2022 में या 2024 में शायद ये हमारी नेवी के अंदर फाइनली आ भी जाएगा। तो आप कह सकते हो कि इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन नेवी वेरी वेरी सून। और इसको कहाँ बनाया जा रहा है? इसको बनाया जा रहा है केरला के कोची शिपयार्ड में, ठीक है, कोचिन शिपयार्ड, ठीक है, कोची में पड़ता है ये, केरला के अंदर। तो ये था पूरे का पूरा मामला एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में। अगर इस समय आपको मैं बताऊं ना, दुनिया में यूएसए के पास सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर है। यूएसए के पास है 11 एयरक्राफ्ट कैरियर, 11 जो वर्किंग में है, सर्विस में है, और वो 3-4 नए बना भी रहा है। उसके अलावा आता है चाइना के पास। चाइना के पास जो है 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, और चाइना इस समय 5 नए एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है। इंडिया के पास तो एक सर्विस में है, और एक अभी ये बना ही रहे हैं हम लोग, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर। फ्रांस के पास भी शायद 2, फ्रांस के पास तो शायद एक है, लेकिन इटली के पास 2 हैं। खैर, इतना जानने की हम लोग को जरूरत नहीं है, लेकिन बात ऐसी है कि आजकल जो लड़ाइयाँ होंगी फ्यूचर में, वो लैंड बेस्ड ना होके ओशियन और सी बेस्ड होने वाली है। इसलिए सभी कंट्री अपनी नेवी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में लगी हुई है, और इंडिया भी पीछे नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। सेंटर येट टू नोटिफाई रूल्स फॉर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट के बारे में आपको ज़्यादा ना तो मैं बताऊंगा और ना ही आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी आपको इसके बारे में अच्छा खासा पता है। देखिए, हुआ ये था कि 2019 में जब इसको पास किया गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था कि भैया अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से जो भी नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन होगी, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, इनको इंडिया में सिटीजनशिप दे दी जाएगी। जिसको लेके वेरी वेल दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुए थे, ऑल ओवर इंडिया ही हुए थे, आसाम में हुए, साउथ इंडिया में हुए, और कई सारे लोगों के अनफॉर्चुनेटली जान भी चली गई। फिर बाद में जब वायरस हुआ मार्च 2020 में, तो वायरस ही आ गया था, तो वो प्रोटेस्ट वगैरह इधर उधर हो गए। तो ये तो पूरा मामला है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट कानून मतलब पार्लियामेंट ने तो पास कर दिया, लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाया अभी तक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ। क्योंकि कोई भी कानून जब पार्लियामेंट के अंदर पास हो जाता है तो उसका इंप्लीमेंटेशन अगले दिन से स्टार्ट नहीं हो जाता है। ये प्रोसेस बहुत लंबी होती है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? पार्लियामेंट के अंदर जब भी कोई बिल पास किया जाता है, वो एक्ट बनता है, तो वो स्केलेटन फॉर्म में होता है। स्केलेटन फॉर्म में समझते हो? उसके ऊपर उसके सिर्फ हड्डियां होती हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल्स वगैरह डिस्कस किए जाते हैं। उसका प्रिंसिपल क्या होगा, मेन मोटिव क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, लेकिन उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसको इंप्लीमेंट करने का प्रोसीजर क्या होगा, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए रूल्स कौन कौन से होंगे, गाइडलाइंस कौन सी होंगी, ये सब उसके अंदर नहीं पास किया जाता। ये सब किया जाता है ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा। जब आप ब्यूरोक्रेट बन जाओगे ना, तो आप भी इस प्रोसेस का पार्ट बनोगे।
ये सब किया जाता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा। तो पार्लियामेंट जब भी किसी कानून को पास करती है तो वो उसका सिर्फ 10% होता है। 90% जो रूल्स और प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं ना, उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो बनाया जाता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो यही आपको समझना है, यही आज का टॉपिक है कि भैया जो पार्लियामेंट कानून बनाती है वो कंप्लीट नहीं होता है अपने आप में। तो जो एग्जीक्यूटिव कानून बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। क्या कहते हैं? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। देखिए यहां पे भी कहीं ना कहीं दिया होगा इसके बारे में। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी आप इसको कह सकते हो, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो ये नई टर्म आपको आज को देखने को मिली, शायद ये लक्ष्मीकांत के अंदर दिया होगा लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का मतलब ये होता है कि जब पार्लियामेंट के अलावा एग्जीक्यूटिव कानून बनाते हैं, मतलब पार्लियामेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव को अथॉरिटी देती है कि भैया आप रूल्स बनाइए, प्रोसीजर्स बनाइए। हालांकि ये जो एग्जीक्यूटिव काम करते हैं वो पार्लियामेंट की गाइडलाइंस में ही करते हैं, लेकिन कानून बनाने का, प्रोसीजर बनाने का, रूल्स बनाने का मेन काम इनका होता है। जब तक एग्जीक्यूटिव रूल्स प्रोसीजर नहीं बनाते तब तक वो कानून एक्चुअली में इंप्लीमेंट नहीं होता। पास हो जाता है, इंप्लीमेंट नहीं होता है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे, मान लो सरकार ने कोई पासपोर्ट एक्ट के अंदर चेंज किया। अब पासपोर्ट एक्ट के अंदर सरकार ने चेंज कर दिया, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे वो डिसाइड किया जाता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा कि आपको आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आपको अपना 10वीं की सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, है ना, वो सारी सारी चीजें डिसाइड की जाती हैं एग्जीक्यूटिव के द्वारा। जैसे मान लो सरकार ने एक पॉवर्टी एलिवेशन के लिए कोई कानून पास किया है ना, कि गरीबी दूर करनी है भैया, लेकिन गरीबी दूर कैसे होगी, उसको एक्चुअली में ग्राउंड के ऊपर कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा वो डिसाइड किया जाता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा, जिसे कहते हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ठीक है, याद रहेगा। तो जो माइनर डिटेल्स होती हैं, माइनर डिटेल्स वो दी जाती हैं एग्जीक्यूटिव के द्वारा, लेकिन जो मेजर डिटेल्स होती हैं वो की जाती हैं पार्लियामेंट के अंदर, बिल पास किया जाता है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की जो मेजर डिटेल्स थी वो तो पास हो चुकी हैं, लेकिन माइनर डिटेल्स अभी पास होना बाकी हैं। जब तक माइनर डिटेल फुलफिल नहीं की जाएंगी तब तक इसको लागू नहीं किया जाएगा कि भैया कैसे फॉर्म भरोगे, फॉर्म के भरने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत होगी, है ना, आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, कौन सी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होगी, डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन से ऑफिसर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, कितना टाइम पीरियड वहां पे लगेगा, उनकी सुनवाई कैसे होगी, वो सारी जो माइनर डिटेल्स है ना वो बाद में भरी जाती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ठीक है, उसके अलावा देखिए एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिटेल मैं आपको बता रहा हूं, इतनी ज्यादा जानने की वैसे जरूरत है नहीं। जब भी कोई कानून पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है तो उसका किया जाता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशरी ये चेक करती है अगर वो कानून, अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के अगेंस्ट में है तो जुडिशरी जो है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है ना, मतलब भैया इलीगल है, इसको खत्म करो। उसी तरह मान लो पार्लियामेंट ने कोई कानून पास किया और वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट में है, तो इसका मतलब उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में जब एग्जीक्यूटिव जब रूल्स बनाते हैं तो ये रूल्स भी चेक किए जाते हैं बाय जुडिशरी। अगर ये रूल्स भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में हैं तब भी इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। इसका मतलब ये है, जैसे गांधी जी ने कहा था कि मीन्स आर एज इंपॉर्टेंट एज एंड। तो कानून बनाना ही काफी नहीं है, उस कानून के जो स्पिरिट है उसको अचीव करने के लिए जो प्रोसीजर होता है, जो मीन्स होता है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट साथ साथ ही होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, एक्चुअली पॉलिटी का टॉपिक है, काफी समय लगता है इसको बताने में, लेकिन हम मेरे ख्याल से आपको बस हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि जो पार्लियामेंट कानून बनाती है ना वो सिर्फ 10% होता है, उसके अंदर जो 90% डिटेल्स फुलफिल की जाती हैं वो की जाती हैं एग्जीक्यूटिव के द्वारा। क्योंकि पार्लियामेंटेरियन कौन होते हैं यार, ये तो पॉलिटिशियंस होते हैं, इनको इतना ज़्यादा थोड़ी पता होता है, और ना ही हमारे पार्लियामेंट के पास इतना टाइम होता कि वो माइनर डिटेल्स वहाँ पे डालेंगे, है ना। तो वो काम दिया जाता है बाद में एग्जीक्यूटिव को, तो आप जैसे जो ऑफिसर्स होते हैं वो उसको भरते हैं, तो तब जाके प्रॉपर कानून बनता है, तब जाके वो ग्राउंड के ऊपर इंप्लीमेंट होता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके अभी तक कोई भी गाइडलाइंस और रूल्स नहीं बनाए गए हैं, इसीलिए अभी तक ये ग्राउंड पे कहीं भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। हमारे पास एक कमेटी भी होती है, जैसे हमारे पास
पार्लियामेंट में दूसरी कमेटी होती है ना, हमारे पास फाइनेंस कमेटी होती है, डिपार्टमेंटल कमेटीज होती हैं, इसी तरह हमारे पास एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को लेके भी कमेटी होती है। तो वो कमेटीज वगैरह तो चैप्टर्स अलग से लक्ष्मीकांत में दिया ही हुआ है, वहां से आप पढ़ सकते हो। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक हमारे पास है वो है जल्लीकट्टू के बारे में। वेल्लोर और दूसरी जगह पे जहाँ पे जल्लीकट्टू को खेला जाता है, एक्चुअली जल्लीकट्टू जो है एक स्पोर्ट्स है, ठीक है, तो इसको बैन कर दिया गया है। क्यों बैन किया है? बिकॉज ऑफ द कोविड-19 की वजह से वहाँ पे भीड़ वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। वेल्लोर, तिरुमलाई, रानीपेट है ना, कुछ एरिया है, तो यहाँ पे कर दिया है उसको बंद। जल्लीकट्टू अपने आप में काफ़ी न्यूज़ में रहा था कुछ साल पहले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू को बैन कर दिया था। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने और तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने इसमें जो है इंटरप्रेट वो जो है इसको चेंज कर दिया, उस कानून को ही चेंज कर दिया एक्चुअली। जो हमारे पास एनिमल क्रूरैलिटी वाला एक्ट है ना, उस 1960 उस कानून के अंदर ही चेंज कर दिया तमिलनाडु की सरकार ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और फाइनली जल्लीकट्टू को अभी कंटिन्यू किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था, लेकिन सरकार ने उसको दोबारा से रिवाइज कर दिया। तो जल्लीकट्टू अभी पूरी तरह से खेला जाता है। जल्लीकट्टू एक बहुत ही पुराना खेल है। कुछ लोग मानते हैं कि 400 से लेके 1000 बीसी में खेला जाता था। जो तमिलनाडु के जो क्लासिकल लिटरेचर है, क्लासिकल एज जिसको कहा जाता है तमिलनाडु की, उस समय भी इसका जिक्र किया जाता है। मतलब ये समझ लो 2-2.5 हजार साल से लगातार जल्लीकट्टू खेला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कई नामों से इसका इसका जाना जाता है। एक्चुअली जो पोंगल होती है ना, पोंगल पोंगल इतना बड़ा फेस्टिवल है वहाँ पे, तो पोंगल के तीसरे दिन जो है ये बुल स्पोर्ट्स करवाया जाता है, थर्ड डे, जिसे कहते हैं माट्टू पोंगल। ठीक है, MATTU, माट्टू पोंगल। थर्ड डे होता है ये पोंगल का। तो छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स आपको दे रहा हूँ, बाई चांस अगर आपको याद रहेगी तो अगर एग्जाम में काम आएगी। और भी जल्लीकट्टू को कई नाम से जाना जाता है। इसे कहा जाता है मंजू वृत्ता। ठीक है, MANGU, मंजू, VRIATU। ठीक है, मंजू वृत्तु इसका नाम होता है। एक और नाम होता है इसका, थोड़ा लिख सकते हो अगर अपने नोटबुक में, वो होता है एरू, THAZHUVUTHAL। देखिए मुझे नहीं पता इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, लेकिन स्पेलिंग इसकी मुझे पता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जल्लीकट्टू का इशू यूपीएससी में ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है जल्लीकट्टू को लेके, है ना, एनिमल क्रुएलिटी और कल्चरल एंड ऑल दैट। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में भी पढ़ सकते हो। चलिए आज बात करते हैं आज के एडिटोरियल सेक्शन में। दोस्तों आज का एडिटोरियल सेक्शन है मास्क के बारे में। हम लोग सभी मास्क लगाते हैं ना, कोई कपड़े वाला मास्क लगाता है, कोई डिजाइनर मास्क लगाता है। एक हमारे भाई साहब थे इंडिया के ही, उन्होंने तो गोल्ड का मास्क लगा लिया। वो आपने न्यूज़ देखी होगी ना, बड़ा मीम्स वगैरह बने थे उनके ऊपर। तो अलग अलग तरह के मास्क लगाते हैं, लेकिन इस एडिटोरियल में बताया गया है कि कौन सा मास्क आपको लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए, उसको क्या हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं, क्या उसका नुकसान होता है, क्या फ़ायदा होता है, सब कुछ चीज़ें यहाँ पे मास्क के बारे में बताई हुई हैं। देखिए पहले हम लोग डेल्टा की बात करते हैं ना। डेल्टा जो है इंडिया में ही ओरिजिनेट हुआ, वेरिएंट मिला था, और डेल्टा काफ़ी इन्फेक्शियस भी था। लेकिन अभी डेल्टा का भी कज़न आ गया जिसका नाम है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन तो भैया और भी ज़्यादा कंटेजियस है, तो बहुत दूर तक फैल सकता है, राइट। इट इज़ मोर कंटेजियस देन द डेल्टा वेरिएंट। लेकिन इसको जो है देखिए, वायरस को लड़ने के लिए और इसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि हम लोग एक बढ़िया क्वालिटी का मास्क पहने, जिससे जो है उसके स्प्रेड को रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है? देखिए अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है तो डेफिनेटली देखिए, जब हम लोग सांस लेते हैं, छींकते हैं, गाना गाते हैं या खांसी करते हैं, तो हमारे मुंह से जो है कुछ माइन्यूट पार्टिकल्स और कुछ माइक्रो पार्टिकल्स निकलते हैं जो हवा में फैल जाते हैं। तो वही पार्टिकल जो है किसी दूसरे, जब कोई दूसरा आदमी सांस लेता है आपके जो आसपास होता है, उसके लंग्स में भी चले जाते हैं, तो उसके थ्रू वायरस चला जाता है, तो इस तरह से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो मास्क पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब अब इन्फेक्टेड बंदा जब मास्क पहनता है ना, तो उसके मुंह से जो निकलते हैं पार्टिकल्स वो रुक जाते हैं। और जब अनइन्फेक्टेड बंदा मास्क पहनता है, तो जब इनहेल करता है, वो हवा को इनहेल करता है, सांस लेता है, तो उसको प्रोटेक्शन मिलती है। तो दोनों लोगों को प्रोटेक्शन होती है मास्क पहनने से। इसीलिए रिस्क यहाँ पे काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है अगर दोनों लोग मास्क पहनते हैं। और सिर्फ आउटडोर में ही नहीं, इनडोर में ज्यादा खतरा होता है। बल्कि इनडोर में ज़्यादा खतरा होता है, जब मतलब आपका जो स्कूल होता है, हॉस्पिटल होता है, वेडिंग हॉल्स होते हैं, दुकान वगैरह होती हैं, क्लासरूम्स होते हैं, मंदिर वगैरह होते हैं, इनडोर बहुत ज़्यादा खतरा होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग सांस ले रहे होते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, तो उनके जो पार्टिकल्स है ना, जिनके अंदर वायरस होता है, वो वहीं पर रहता है। हवा तो चलती नहीं है, वेंटिलेशन तो होती नहीं है, इसीलिए बहुत ज़्यादा खतरा यहाँ पे होता है। और जो क्राउडेड स्पेस होते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया या मार्केट वगैरह हो गई, वहाँ पे भी, तो इसीलिए मास्क लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन ये सबको पता है, लेकिन मास्क कौन सा लगाएं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कई तरह के मास्क होते हैं हमारे पास। कपड़े वाला मास्क होता है ना, सर्जिकल मास्क होता है। सर्जिकल मास्क की फोटो देखिए, ये रहे, ये जो इसने पहन रखा ना, दिस इज सर्जिकल मास्क।
सर्जिकल मास्क हमारे पास होता है। उसके अलावा हाई फिल्ट्रेशन मास्क होते हैं, जैसे N95, KN95, ये सब आपने देखा होगा, अगर आप पहनते होंगे तो, है ना? देखिए इस तरह का जो मास्क होता है ना, ये होता है आपका N95, ठीक है? बहुत हाईली, सबसे ज़्यादा तो खैर N95 ही होता है। तो ये कुछ तरह के मास्क होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज मास्क एंड व्हाट वर्क्स बेस्ट अगेंस्ट द ओमिक्रॉन, कैन वी बी यूज्ड? तो इन क्वेश्चंस का कुछ ना कुछ आंसर हम यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए, जो क्लॉथ वाला मास्क होता है ना, ये सबसे कम प्रोटेक्शन देता है। ये देखिए भाई साहब ने तो डिजाइनर ही पहन रखा। आजकल मैं कुछ लोगों को देखता हूँ अपनी शर्ट के जैसा मास्क पहनते हैं, सूट के जैसा मास्क पहनते हैं, जिन्हें पगड़ी लगा रखी है उसके मास्क पहन लेते हैं, कपड़े के डिजाइन का मास्क पहनते हैं, लेकिन इससे कोई खास प्रोटेक्शन नहीं है। लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना कोई ज्यादा फर्क इससे पड़ता नहीं है। क्योंकि जो क्लॉथ वाला मास्क है ना, ये बड़े पार्टिकल्स तो रोक सकता है, लेकिन माइन्यूट पार्टिकल्स को नहीं रोक सकता। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो क्लॉथ वाला मास्क होता है, इसको बार बार आप रीयूज नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पे तो लोग हैं उसको सर्फ में धोते हैं, वॉशिंग मशीन में डालते हैं, फिर से उसको पहन लेते हैं, लेकिन उससे कोई सादा प्रोटेक्शन इसको एक्चुअली में है नहीं। तो क्लॉथ वाला मास्क तो सबसे कम प्रोटेक्शन देता है। फिर आपका आता है सर्जिकल मास्क। तो सर्जिकल मास्क भी एक अच्छा प्रोटेक्टेड होता है, लेकिन इसमें समस्या ये है कि ये अपने आपके जो फेस को है ना, पूरी तरह से कवर नहीं करता। आपकी नाक के ऊपर से यहाँ से एक स्पेस रहता है, वहाँ से हवा निकलती रहती है, साइड में से हवा निकलती रहती है। तो ये जो स्पेस को पूरी तरह से कवर नहीं करता। हालांकि ये काफ़ी फिल्टर्ड होता है, प्रोटेक्शन देता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई प्रोटेक्शन नहीं करता। लेकिन आप दोनों को मिक्स करके पहन सकते हो। पहले आप क्लॉथ वाला मास्क लगाइए, उसके ऊपर से आप सर्जिकल मास्क लगा सकते हो, फिर आप पहन सकते हो, आपको डबल प्रोटेक्शन मिल जाएगा। क्योंकि क्लॉथ वाला मास्क आपके फेस को पूरी तरह से कवर कर देगा, और ये जो सर्जिकल मास्क है ये आपको फिल्ट्रेशन प्रोवाइड करवा देगा। वो तरीका आप कर सकते हो। लेकिन जो बेस्ट मास्क होते हैं वो होते हैं N95 मास्क। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड होता है N95, चाइनीज स्टैंडर्ड भी होता है जिसे KN95 कहते हैं, मेरे पास अभी यही मास्क है। कोरियन भी स्टैंडर्ड होता है KF94। तो ये जो मास्क होते हैं वो हाईली प्रोटेक्टेड होते हैं। ये आपके जो हवा के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं 95 से 96% तक उसको पूरी तरह से मतलब फिल्टर कर देते हैं। और देखिए क्या फर्क होता है ना, कुछ लोगों को ये चीज समझ नहीं आती। जैसे एक आदमी है जिसने मास्क लगा रखा है, ठीक है, और दूसरा आदमी है जिसने मास्क नहीं लगा रखा है। अब आप एक चीज को देखिए, मान लो हवा के अंदर जो है वायरस है, इसके अंदर हवा के अंदर भी वायरस है, इसकी हवा के अंदर भी वायरस है, लेकिन जिसने मास्क लगा रखा है वो कम वायरस के पार्टिकल्स इनहेल करता है, ठीक है। लेकिन जिसने मास्क नहीं लगा रखा उसके अंदर, उसके लंग्स के अंदर जो है ज्यादा वेरिएंट, ज्यादा क्वांटिटीज आती है वायरस की। तो इसीलिए ये आदमी, जो दूसरे वाला आदमी है ना, इसको जो इन्फेक्शन होगा वो हाईली इन्फेक्शन होता है, ठीक है। उसके जो सिम्टम्स आते हैं वो भी काफी स्ट्रोंग होते हैं। लेकिन जिसकी बॉडी में इनिशियली कम वायरस ने एंट्री किया है ना, इसके सिम्टम्स होते हैं वो भी माइल्ड होते हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे यार, मैं तो, उसने तो मास्क लगाया था उसको फिर भी वायरस हो गया। वायरस हो सकता है मास्क लगाने से भी, लेकिन ये बात की गारंटी है कि जिसने मास्क लगाया है उसके अंदर जो लोड होता है वायरस का वो कम होता है, और उसके जो इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स होते हैं वो भी माइल्ड होते हैं। तो ये कहना कि मास्क लगाने से वायरस नहीं होगा वो एक अलग बात है। ऐसे लोग आपको मिसलीड करते हैं, हो सकता है, लेकिन आपको जो सिम्टम्स आएंगे वो माइल्ड आएंगे, मतलब हाईली प्रोटेक्शन आप प्रोटेक्शन आपको होती है मास्क लगाने से। तो दोस्तों ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। लेकिन बात थोड़ा फिट की भी आती है। मास्क आपका फिट भी होना चाहिए, साइड से, ऊपर से, नीचे से अच्छे से फिट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया आपने मास्क लगा रखा है। कई लोग तो ऐसे ना, ऐसे नीचे लगा लेते हैं मास्क, यहाँ पे लगा लेते हैं, चिन के ऊपर लगा लेते हैं। उनको लगता है अरे भैया मैंने तो मास्क लगा रखा है। तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। आप खुद को भी धोखा दे रहे हो, दूसरों को भी धोखा दे रहे हो भैया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो लेकिन N95 के मास्क की एक बात है कि ये थोड़े से महंगे आते हैं। मैं जो लेके आया था अभी पिछले हफ्ते, 95 रुपीज़ का लेके आया था। उससे पहले जो मैं लेके आया था वो 85 रुपीज़ का लेके आया था। थोड़े महंगे तो हैं, लेकिन सस्ता सॉल्यूशन क्या है? सस्ता सॉल्यूशन ये है कि पहले आप कपड़े वाला मास्क लगाइए, उसके ऊपर सर्जिकल मास्क लगाइए, और 2-3 दिनों तक वो निकाल सकता है, उसके बाद उसको फेंक दिए, नया मास्क लगाइए। ये थोड़ा-सा आप लगा सकते हो। क्योंकि जो N95 मास्क होते हैं ना, ये भी जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं। हालाँकि हमारे यहाँ पे मैं देखता हूँ लोगों को, वो 6-6 महीने से एक ही मास्क लगा रहे हैं। लेकिन इस आर्टिकल का कहना है कि आप इतना मत लगाइए। आप जो है, जो आपका जो N95 मास्क है उसको 1 दिन के लिए लगाइए, उसके बाद उसको 2 दिन के लिए किसी ड्राई जगह पे रखिए, फिर वापस आप उसको लगा सकते हो। तो 3-4 हफ्ते आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है आप दूसरा मास्क यूज़ कर सकते हो। ये कुछ चीज़ें इसने यहाँ पे बता रखी हैं। मास्क लूज़ नहीं होना चाहिए, प्रॉपर फिट होना चाहिए, है ना? हवा एकदम पूरी तरह से ब्लॉक होनी चाहिए। और कुछ मास्क के अंदर ऐसे यहाँ पे कुछ वो लगे होते हैं, है ना? हवा आने जाने का रास्ता होता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसके थ्रू तो वायरस एंट्री कर ही सकता है। लेकिन इस आर्टिकल ने ये नहीं बताया कि भैया जिन लोगों को जो लोग चश्मा लगाते हैं,
वो लोग अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें, क्योंकि मेरे साथ ये सबसे बड़ी समस्या है। मैं लगाता हूँ चश्मा और मैं स्पेक्स के बिना नहीं रह सकता, और वायरस ये जो सॉरी मास्क जो होता है ना, इसके यहाँ से हवा निकलती रहती है, और विंटर्स में तो इतनी प्रॉब्लम होती है मैं आपको बता नहीं सकता। तो अगर किसी बच्चे के पास कोई सॉल्यूशन है तो मुझे बताइए ज़रा, क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका? आप लोग भी स्पेक्स लगाते होंगे बहुत सारे, तो आपको भी ये समस्या आती होगी। खैर मुझे थोड़ी उम्मीद थी कि इस आर्टिकल में ये भी बताएँगे, पर खैर इसने बताया नहीं। खैर, तो यही था दोस्तों आज के जो आर्टिकल्स हमारे पास थे। कुछ ज़्यादा नंबर ऑफ आर्टिकल ज़्यादा नहीं थे, लेकिन करने में बहुत मज़ा आया, पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगा, और आई होप आपको भी थोड़ा ठीक-ठाक समझ में आया होगा। और कुछ एडिटोरियल आर्टिकल जो है एडिशनल भी यहाँ पे दे रखे हैं, आप ये वाला पढ़ सकते हो। हालाँकि टाइम है तो पढ़ लो, अदरवाइज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला आर्टिकल आप पढ़ सकते हो, डेफ़िनिटली आपको पढ़ना भी चाहिए। तो स्टेट सेंटर रिलेशनशिप के बारे में है ये, जो कि हमारे यूपीएससी में पॉलिटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, जो जिसमें जो है गवर्नर की और स्टेट लेजिस्लेशन के रिलेशनशिप के बारे में बात की है। बहुत बार रिपीट होता है इस तरह का एडिटोरियल्स, और हमेशा न्यूज़ में रहता है, गवर्नर कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में रहते ही हैं। तो उसको लेके जो है ये आर्टिकल है, पढ़ सकते हो आप। पहले मैंने सोचा था आपको यही पढ़ाऊंगा, फिर मैंने सोचा मास्क वाला करा देते हैं, कुछ नया टॉपिक मिला है करने को। तो इसको आप पढ़ सकते हो, हाईली रिकमेंडेड है, पढ़ना ही है इसको, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका मन करे तो आप ये भी पढ़ सकते हो। हालांकि यूपीएससी में इस तरह के कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछता नहीं है, फिर भी अगर आपका मन करे तो इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।